हेलो स्टूडेंट्स, करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नेहा दीक्षित। क्लास स्टार्ट होने वाली है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले हम ये देखते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या देखा था, क्योंकि हमारा एक सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की हमने, तो सीरीज में सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। क्या देखा भाई? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। आज की जो स्पेशल हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से, पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, एंड उसके बाद फिर हम उसका ऑर्गन के बारे में देखेंगे। हार्ट से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड से हार्ट का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हिंदी में सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं भाई परिसंचरण तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, प्रॉपर हिंदी वर्ड को हिंदी में देखो रुधिर या फिर रक्त भी कह सकते हैं भाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हृदय वाहिनी तंत्र भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय से ही कनेक्टेड है। हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय, है ना। तो हृदय वाहिनी, हृदय के अंदर जो जितनी भी नलिकाएं हैं उनमें ही रुधिर तो बहता है, उनमें ही तो ब्लड बहता है, इसीलिए इसे हृदय वाहिनी तंत्र भी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि भाई बताइए कौन सी ब्रांच में, साइंस की कौन सी ब्रांच में हार्ट की स्टडी की जाती है? तो आंसर होगा कार्डियोलॉजी। कौन सी साइंस की कौन सी ब्रांच में हृदय की, ये हृदय भी कह सकते हो, हार्ट भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है भाई। ठीक है, कुछ भी पूछ ले आपको तो आपका आंसर क्या सेम ही होगा, क्या? कार्डियोलॉजी। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसका मुख्य कारण, क्या मुख्य कारण है भाई? शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना होता है। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑक्सीजन एंड प्लस न्यूट्रिएंट्स, और हार्मोन को पहुंचाना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। यानी कि हमारे वेस्टेज को और CO2 को ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देता है, बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देता है, और बाकी चीजों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प में आता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सेम चीज इंग्लिश में लिखी है मैंने, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एक सेकेंड, ठीक है, सेम चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, कैपिलरीज, है ना। और इनका काम क्या है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वाटर प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना। ठीक है, सेम चीज नीचे हिंदी में, इंग्लिश में लिखिए। यहाँ देखिए, अगर आप लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कि हार्ट में इतनी ज्यादा क्या मैकेनिज्म है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसको कर दिया है। तो हम लोग एक सिंपल डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, ये देखिए सिंपल सा है हमारा, जैसे हार्ट बनता है ना वैसे बना लेते हैं छोटा सा एक हार्ट। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऐसे हार्ट बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका हम लोग प्रोसीजर समझते हैं। बीच में से डिवाइड है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई जो हार्ट है हमारा वो कितने लोब्ड का होता है। लोब्ड समझते हैं? लोब्ड का मतलब कितने इसमें ये पाए जाते हैं, पार्ट कह सकते हो, है ना। या फिर हिंदी वर्ड क्या होता है भाई लोब्ड का? पार्ट ही मान लो। ठीक है, a closed circulatory system is a type of circulatory system where blood is confined to vessel and circulate through a network of arteries, veins and capillaries. A closed circulatory system, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था आपको याद हो तो मैंने आपको वहां पे समझाया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे दो प्रकार से? तो पहला हो सकता है क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हो सकता है क्या? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी भूल जाओ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को याद रखो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है,
और ह्यूमन में वो किस तरीके से काम करता है, तो एक बहुत ही नेटवर्क बना होता है किसका, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का, हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, जहां पर इनके अंदर ये नलिकाएं होती हैं, इनके अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, लेकिन किसके थ्रू, तो किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। फिर से सेम चीज हमने पढ़ी थी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, अब डबल सर्कुलेशन क्या है, तो भाई सिंगल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन यानी कि किसी भी ऑर्गन में केवल एक बार फ्लो हो ब्लड का, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन क्यों, हार्ट ही ले लेते हैं, हार्ट में दो बार फ्लो हो किसका, ब्लड का। दो बार कैसे, एक बार जाए और फिर निकल जाए किसी आर्टरी से या वेन से, एंड दूसरी बार जब एंट्री करे तो देन फिर से वो निकल जाए और फिर बाकी ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स टू हार्ट, एंड systemic circulation, heart to body to heart. This separation of oxygenated and deoxygenated blood is crucial for the efficient oxygen delivery to the body. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, देखो एक तो आर्टरीज है और दूसरी वेन्स हैं, दोनों की अपनी अपनी एक अलग अलग कहानी है। अगर हम लोग पूछते हैं आपसे कि भाई बताइए कि ब्लड आता कैसे है, मतलब कि बॉडी पार्ट से ब्लड, बॉडी के पार्ट से ब्लड, बॉडी पार्ट से ब्लड जाता कैसे है, कहां तक, हार्ट तक। कहां तक जाएगा ब्लड, हार्ट तक। तो फिर आपका आंसर होगा कैसे जाएगा, वेन्स के थ्रू जाएगा। आप आंसर करेंगे मैम वेन्स के थ्रू जाएगा। सेम चीज अगर मैं उल्टी यहां से पूछ लूं कि भाई हार्ट से बॉडी पार्ट तक वापस कैसे आता है ब्लड, तो आपका आंसर होगा मैम आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम वेन्स और आर्टरी दो नलिकाओं में डिफरेंस पूछते हैं तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि मैम अगर बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट तक जाएगा तो वो वेन्स के थ्रू जाएगा, और बॉडी पार्ट्स हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक वापस भी तो आएगा, तो वो आर्टरीज के थ्रू ब्लड बॉडी पार्ट्स तक आएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, हार्ट जो है सेंट्रल पंप दैट पुशेस ब्लड थ्रू द सिस्टम। ऑब्वियस है कि हम जब देखो क्या होता है कि अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं, तो भाई हमारे जो हार्ट है उसका काम ही यही है क्या, किस चीज को प्योर करना, प्यूरिफिकेशन का काम है ना। तो किस चीज को प्योर करता है, किस चीज में प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन में हमारा जो ब्लड हार्ट है वो काम करता है। हम इतनी सी बात कह सकते हैं। अब प्यूरिफिकेशन का सेंस यहाँ पे क्या जाता है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनेटेड ब्लड, और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ऑब्वियस है कि भाई क्या है, अगर ऑक्सीजन किसी भी ब्लड में है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन उस ब्लड में नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस ब्लड में ज्यादा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। सिंपल सा ये फंडा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। देखिए अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, तो वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी कौन, आर्टरीज। ठीक है, याद रखिएगा। एंड वेन्स की जब भी बात करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे वेन्स में फ्लो करती हैं। वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है, आंसर इज डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है, आंसर इज
डी सॉरी ऑक्सीजनेटेड। हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत रुधिर और अनऑक्सीकृत रुधिर, ऐसे कह सकते हैं। कैपिलरीज की बात करें तो बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वेयर द चेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्टेज प्रोडक्ट का क्या होता है यहाँ पे, चेंज होता है, अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज का काम करती है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट। सबको पता है भाई कि हार्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है हमारी बॉडी में, कहाँ पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं भाई कहाँ पर है, चेस्ट में है एंड स्टर्नम के जस्ट पीछे है। अच्छा, स्टर्नम क्या होती है, पसलियां सबने सुनी है, पसलियां, पसलियां, रिप्स, रिप्स सुना है ना सबने, तो जो रिप्स है उनके जस्ट पीछे की साइड हमारा हार्ट सिचुएटेड है, ये कह सकते हैं। ठीक है, पसलियां, स्टर्नम जो होती है वो बीच वाली पसली को कहते हैं। बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में। ठीक है, अभी देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो बाल्ब से ही बनता है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें तो नहीं आपको समझ में आएगा, सिंपल सा वैसा वाला हार्ट बना देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे ऐसा है लगभग, तो फोर लोब्ड है, अभी हमने बात की थी हार्ट में फोर लोब्ड है, तो बिल्कुल ये वाली जगह पे बाल्ब्स होते हैं। ठीक है, इस वाली जगह पे दो बाल्ब्स होते हैं, तो उनको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बाल्ब कहा गया है। क्या बोला गया है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। देखो यहाँ पे ट्राइकस्पिड लिखा है, बाइकस्पिड मैं लिख देती हूँ, बाइकस्पिड। तो अगर हम लेफ्ट और राइट को देखते हैं, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये वाला मेरा हाथ जो है वो लेफ्ट है और ये वाला जो मेरा हाथ वो राइट है, तो इस तरफ हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं और इस तरफ हम लोग राइट ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में हम लोग देखें तो इस तरफ बाइकस्पिड होता है और इस तरफ ट्राइकस्पिड बाल्ब होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द राइट एट्रियम, passes through the right ventricle and is pumped to the lungs for oxygenation। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, फ्लो द लेफ्ट वेंट्रिकल, इज द पंप आउट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल सा फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोग को, एक सेकंड, उसी पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे तो बहुत जल्दी इजीली तैयार हो जाएगी। ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला डायग्राम है हमारा, फोर लोब्ड है। ठीक है, यहाँ पे बाल्ब्स थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये खुल रहा है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे। सिंपल सी बात है कि इस तरफ हमने लेफ्ट माना था, इस तरफ हमने राइट माना था। इस तरफ से एंट्री कर रहा है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। देखो यही तो लिखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा यहां से एंट्री करता है ना, राइट वेंट्रिकल, उल्टा कर दिया भाई, ऐसे मान लो, लेफ्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल से हम कह रहे हैं बात क्या, कि इस तरफ से हमारा एंट्री किया ब्लड और सबसे पहले वो आता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, सॉरी ऑट्रियम, ऊपर वाले ऑट्रियम है और नीचे वाले वेंट्रिकल है। तो हमने सिंपल सी बात कही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारे ऑट्रियम में आता है, उसके बाद वो बाल्ब से पास होता हुआ यहाँ पर आता है वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से ही इस तरीके से वो वापस चला जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल से ही क्या होता है, वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद वो कहाँ जाता है, लंग्स में आता है। वापस जाने के बाद वो
लंग्स में आता है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि अगर हमारे यहां से बॉडी पार्ट से ब्लड गया है, बॉडी पार्ट से ब्लड गया है इसके थ्रू, तो बॉडी पार्ट से जब इसके गया यहाँ पे गया तो उसने सिर्फ और सिर्फ हार्ट ने हमारे आधे हिस्से ने काम किया, बाकी पूरे हिस्से ने अभी हमें हमारा काम किया ही नहीं है। आधा हिस्सा कवर हुआ एंड आधे हिस्से के बाद वो निकल गया, कहाँ पे गया? लंग्स के पास, ठीक है। और जब लंग्स के पास गया तो लंग्स में उसने मिला क्या? O2, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में हमारे सांस जाती है ना, और सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना, गैसेस। तो यहाँ पे जाके उसको O2 मिली। देखो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब होगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड तब होगा जब O2 मिलेगी, और डीऑक्सीजनेटेड कब होगा? जब O2 उसमें से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके उसने लंग से O2 रिसीव की, और एक हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, उसके साथ उस ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, एक कंपोनेंट बना दिया, जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अदर फिर से इस वाले पार्ट से एंट्री करेगा, है ना। अभी इसने ये वाला हिस्सा कवर किया, अब इसने लेफ्ट ऑट्रियम किया, फिर उसके बाद यहां से जाएगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा, और वेंट्रिकल से ही सीधी फिर से कहां निकल जाएगा? ये दोबारा से ये वाली जो नलियां देख रहे हैं आप लोग, अरोटा, क्या बोलते हैं इनको? अरोटा। तो अरोटा से ही ये वापस हो जाएगा। अब देखो, अब इस वाले डायग्राम में समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में समझने की कोशिश करना, बहुत क्लियर होगा आपको। देखिए, इधर आ जाइए, एक और डायग्राम था, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा ऑट्रियम है, ठीक है। ये वाला हिस्सा लेफ्ट ऑट्रियम है, ये वाला हिस्सा वेंट्रिकल है, ये वाले हिस्से वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ देखो, राइट में जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 वाला, और लेफ्ट में कैसा है? बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस वाली जो नली को वेना केवा कहते हैं, इस वाली नली को, ये जो इधर खुल रही है इस तरफ, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, और इस वाली नली को अरोटा बोलते हैं, ठीक है, अरोटा। अब देखो, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यानी जो वेना केवा है वो हमारी 2 पार्ट्स में, यहाँ पे 2 जगह उसका मुंह है ना, माउथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है उसका। तो यहाँ पे सुपीरियर जो ऊपर की तरफ है वो सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे की तरफ है वो इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना। और जो ये बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, यानी कि ऑट्रियम को, सॉरी, वेंट्रिकल को 2 अलग अलग भागों में जो बांट रहा है जो स्पेस, उसको कहते हैं सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, सेप्टा। अरोटा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट ऑट्रियम, है ना, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से ब्लड ने प्रवेश किया, देन फिर वो यहाँ पे फिल्ट्रेट हुआ, फिर वो हमारा निकल गया बाहर, देन वो लंग्स के पास गया, लंग्स से उसने ऑक्सीजन रिसीव की और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, फिर दोबारा वो दूसरी साइड से फिर से उसने एंट्री करी हमारे हार्ट में, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है ना। तो दोबारा से एंट्री करी हमारे हार्ट में, और हमारे हार्ट में एंट्री करने के बाद उसने एक हिस्सा कवर किया, और जब दूसरी बार हार्ट में एंट्री करी तो उसने दूसरा हिस्सा कवर किया, एंड फाइनली वो जब बाहर निकला तो वो ब्लड शुद्ध होके निकला। अब वो ब्लड जो है, वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। जब एंट्री किया था तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, और जब वो बाहर निकला तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर निकला। ये हमारे पूरे हार्ट की मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, ठीक है, कि भाई कैसे ब्लड कहां से अंदर गया, कैसे वो बाहर निकला, क्या उसने रिसीव किया, कौन से ऑर्गन से कौन से ऑर्गन तक गया, ये सब चीजें हमारी ब्लड मैकेनिज्म में पढ़ाई जाती है। अब देखो, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो ब्लड का फंक्शन है वो क्या है? क्या है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन की डिलीवरी करना, ठीक है। दूसरा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर्ड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू सेल सपोर्टिंग देयर फंक्शन एंड ग्रोथ।
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल्स को डिलीवर करता है ताकि हमारी अच्छे से वो फंक्शन कर सके एंड बॉडी को ग्रोथ मिल सके, ग्रोथ हो सके। वेस्ट रिमूवल में भी हमारा हेल्प करता है भाई, है ना। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस के थ्रू जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो बनी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो हमारे सांस के थ्रू कार्बन डाइ हम देखो हम एटमॉस्फेयर से सारी गैसेस इनहेल करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी गैसेस अंदर जाती हैं, लेकिन काम सिर्फ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी का है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के द्वारा रिसीव कर ली जाती है एंड बाकी को ब्लड जो है वो वेस्टेज के तौर पर बाहर फेंक देता है, ठीक है। एंड कैरीज देम द ऑर्गन लाइक द लंग्स, किडनी फॉर एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन के लिए, वो वेस्टेज के एलिमिनेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, तो वो लंग्स को एंड किडनीज को करता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट इसका सबसे बड़ा, क्योंकि बॉडी के जितने भी प्रोसीजर हैं, इमोशनल हो या फिर गुस्से वाला हो या फिर कैसे भी, जितने भी इमोशंस हैं, है ना, किसी को गुस्सा आ रही है, किसी को कुछ भी हो रहा है, तो वो भी ब्लड के हार्मोन से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, केमिकल मैसेज, रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड अगर किसी भी बॉडी में कम है तो उसके टेम्परेचर में भी इशू आते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है ना। तो टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है हमारा ब्लड। द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, देखो बॉडी टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी को हमारे हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे किसी भी ऑर्गन में कभी भी ऐसा हो कि भाई क्या होता है कभी कभी कि बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो कई बार हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, कई बार पैर ठंडे पड़ जाते हैं ना, बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है किसी किसी ऑर्गन का, तो वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ब्लड बेसिक्स क्या कहते हैं। स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है ना। इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, क्या क्या है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होती है एंड प्लेटलेट्स होती है। अगर हम लोग ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें बच्चा, कॉम्पोजिशन की बात करें, अगर ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो ब्लड है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्लड सेल्स। हिंदी में कहेंगे प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहेंगे और ब्लड सेल्स को रुधिर कोशिकाएं कहेंगे, रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में क्या है, इन कोशिकाओं में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स है। और प्लाज्मा जो है वो डिवाइड नहीं होता, प्लाज्मा प्लाज्मा के ही फॉर्म में रहता है। अब अगर दोनों के ही रेशियो की बात कर लेते हैं कि भाई दोनों में कितना कितना क्या क्या रेशियो है, तो हम यहाँ की बात करते हैं तो लगभग 55 से 60% तक हमारा जो है वो प्लाज्मा का रेशियो मिलता है, परसेंटेज में रेशियो है ये, ठीक है। एंड जो है वो कितना बचा हमारा 40 to 45% हमारी ब्लड सेल्स पाई जाती है। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो फिर 40 to 45% ब्लड सेल्स का रेशियो है एंड 50 to 55 to 60 हमारा जो है वो इसका रेशियो प्लाज्मा का। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि हमारे ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो आंसर इज हमारा प्लाज्मा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम लोग नॉर्मली देखिए लिखा हुआ भी है 55 से 45 तक जो है, 55 लगभग ये है, 45 ये है ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर एक आम तौर पर ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए आम तौर पर, तो क्या होता है कि अगर मेल की बात करी जाए तो 12.4 ब्लड होना चाहिए मेल बॉडी में, है ना। अगर विमेन की बात करी जाए तो फिर 9 पॉइंट तक ब्लड होना चाहिए। ये बैलेंस करने का एक वो है कि मतलब हमारे ब्लड इतना है तो फिर हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, स्वस्थ है, अगर इससे कम है तो हम में ब्लड की कमी है। इस चीज को नापने के लिए, इस चीज का मेजरमेंट के लिए पॉइंट्स में ब्लड को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो, अब अगर ब्लड की बात करी जाए तो हमने अभी देखा कि प्लाज्मा होता है ना, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, है ना। प्लाज्मा में कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जो अमीनो एसिड्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं। अगर हम लोग नाइट्रोजनस वेस्टेज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो और कुछ गैसेस भी मिलती हैं,
है ना। गैसेस में अगर हम बात करें तो बहुत सारी गैसेस मिलती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किससे? प्रोटीन से। तो याद रखिएगा कि एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन कहां पाई जाती है बॉडी के किस पार्ट में? तो आंसर इज ब्लड, और ब्लड ऑप्शन में नहीं है तो आंसर इज प्लाज्मा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है कि फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन कहां मिलती है? तो आपका आंसर ब्लड, और ब्लड ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर प्लाज्मा। ठीक है, फिर से अगेन ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन कहां मिलती है? ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन कहां मिलती है? तो आपका आंसर इज प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो ब्लड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों प्रोटीन से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अब इस तरफ आ जाइए सेल्स में। सेल्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, तो हम पहले तो देखो हमने क्या किया है, डब्ल्यूबीसी को, ये जो डब्ल्यूबीसी है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बच्चा, है ना। डब्ल्यूबीसी को अगेन इरेज करके मैं बता देती हूँ आप लोग को। हमने डब्ल्यूबीसी को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी डिवाइड नहीं होगी, है ना, आरबीसी तो सिंपल सेल है, आरबीसी को कोई भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने डब्ल्यूबीसी को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे ही समझ लीजिए, ग्रेन्यूलोसाइट, हिंदी भी इनकी ग्रेन्यूलोसाइट ही होती है, और एक ग्रेन्यूलोसाइट मतलब क्या है कि ग्रेन्यूलोसाइट में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अग्रेन्यूलोसाइट में आ का मतलब है नहीं, नो, तो फिर अग्रेन्यूलोसाइट में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इनके बेसिस पर, इसके कैरेक्टर के बेसिस पर हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके कैरेक्टर के बेसिस पर हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके कैरेक्टर से यहां से तीनों से क्वेश्चन बनता है भाई, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कहां पाई जाती हैं? आपका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी में। इओफिनोफिल्स कहां पाई जाती हैं? आपका आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी में। बेसोफिल्स कहां पाई जाती हैं? अगेन आपका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि भाई किस टाइप की सेल्स हैं, तो आप इनको रखेंगे ग्रेन्यूलोसाइट में, ग्रेन्यूलोसाइट में। याद है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब यहां से इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इओसिनोफिल से। आपको पूछा जाता है कि भाई एलर्जी के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स, क्या बोलेंगे हिंदी में, कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल की हिंदी जिम्मेदार, जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इओसिनोफिल्स, डब्ल्यूबीसी। एलर्जी, एलर्जी समझते हैं, जैसे कोई खुशबू होती है या कोई हवा होती है या फिर किसी भी चीज से, सपोज आपने कुछ परफ्यूम या फ्लावर्स की खुशबू से एलर्जी, आप छींकने लगे अचानक से, है ना, तो क्या करती है बॉडी में इओसिनोफिल्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा अपनी सेल्स को इंक्रीज करने लगती है, और उस इंक्रीमेंट से क्या होता है कि वो सेल्स जो है वो ब्लड पर हावी हो जाती है, और वो अपना काम दिखाती है किसके चीज पे? एलर्जी में। यानी कि कोई भी बॉडी में रिएक्शन ऐसी हो जाएगी जो उसके प्रतिकूलता दिखाएगी, आपकी बॉडी के प्रतिकूल दिखाएगी। ठीक है, चलो ग्रेन्यूलोसाइट को अगेन इन्होंने देखो थोड़ा सा डीपली देखा है। क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल सेल जो है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारी, एंड क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, और इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करेंगे तो एलर्जिक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलर्जिक, है ना, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बेसोफिल्स से क्वेश्चन आता है कि एलर्जिक रिएक्शन तो करती हैं, एंड इससे भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं, दोनों ही चीजें। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इससे बनता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जी से, ये याद रखिएगा इओसिनोफिल्स। बाकी सेल्स तीनों पूछी जा सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है इओसिनोफिल्स से ज्यादा बनता है। ठीक है, एक ग्रेन्यूलोसाइट, तो मोनोसाइट और हमारी लिम्फोसाइट, 2 सेल याद रखिएगा। अब देखो लिम्फोसाइट का काम क्या है, लिम्फोसाइट जो है वो नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बी सेल्स और टी सेल्स, दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं उन सबको किल कर देती हैं ये लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, मोनोसाइट्स का क्या काम है? मोनोसाइट्स का भी सेम चीज है, डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड सेलुलर डेब्रिस, यानी कि ये भी लगभग क्या काम करती हैं, ये भी पैथोजेंस को किल करने का काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पैथोजेंस आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं हार्मफुल, उन सबको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स मिलकर किल कर देती हैं।
आगे देखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड, सबसे इजी क्या काम करता है हमारा बॉडी में, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का, है ना, लंग्स एंड टिश्यू के अंदर, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट को बनाता है भाई, है ना, और हमारे जो बॉडी से जब एक्सेस ब्लड निकलने लगता है, जैसे आपकी चोट लगी और ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा यहाँ पे कि वो एक ब्लड क्लॉट बना देगा, ब्लड के अंदर ही एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉट बनाती है, और वो ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड नहीं बहेगा, हम सेफ रहेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को भी हमने बात की थी, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, एंड ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या करता है, किडनी लिवर और हर जगह से वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन कर देता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी पैथोजन है, उन सबको किल करके बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन ऑर्गन्स के पास भेज देता है। देखो अब दो क्वेश्चन और मिलते हैं यहाँ पे, जनरल क्वेश्चन है कि जब आपने कभी भी इन फ्यूचर ब्लड टेस्ट करवाया होगा या आप किसी के आपके घर में हुआ हो तो आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे लिखा हुआ मिलता है सीबीसी और टीएलसी, इन दोनों के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो जनरल साइंस ही पूछी जाती है, ठीक है। ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, एंड ये क्या है, ल्यूकोसाइट, है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी। तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी होता है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, किस लिए, कि ताकि आपकी बीमारी का पता लगाया जा सके, है ना। और इसमें ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, परसेंटेज प्रोटीन कंटेंट का परसेंटेज चेक करते हैं, ठीक है, और जो कि कहाँ होता है, ये हीमोग्लोबिन, हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है। पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ, कौन सी सेल्स के अंदर होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। एंड जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को भी काउंट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा सीबीसी होता है पूरा। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज करते हैं टीएलसी, तो ब्लड टेस्ट स्टैंड फॉर द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल, अच्छा ल्यूकोसाइट जो है वो किसका नाम है, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये दो चीजों से क्वेश्चन बनता है, ल्यूकोसाइट, तो याद रखिएगा। अच्छा एक और बता देते हैं यहीं पे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो पहला है इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का केमिकल नेम माना गया है, एंड ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम माना गया है, एंड थ्रोम्बोसाइट जो है वो हमारी प्लेटलेट्स का केमिकल नेम माना गया है। तो इस तरीके से केमिकल नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आरबीसी को क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जनरल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि टोटल नंबर व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट करके टीएलसी निकाला जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इन अ सैंपल ऑफ ब्लड, जब आप ब्लड का सैंपल देते हैं तो उसमें क्या काउंट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका टोटल नंबर निकालकर हम लोग टीएलसी रिपोर्ट में लगा देते हैं कि ये आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, टीएलसी है। नेक्स्ट देखिए, इन तीनों प्रोटीन से क्वेश्चन बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला कहता है हमारा फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो हमारी कहाँ मिलती है, तो आपका उसका काम क्या है ना, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा कि ब्लड कोगुलेशन में वो हेल्प करती है, करती नहीं है ब्लड कोगुलेशन, उसमें हेल्प करती है। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे सुनो। अब देखो थ्रोम्बिन जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रही है, थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन, इस वाली प्रोटीन को फिब्रिन में, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रही है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर रही है, कौन सी प्रोटीन कन्वर्ट कर रही है, कौन सी प्रोटीन, हमारी थ्रोम्बिन। तो याद रखिएगा कि फिब्रिनोजन का काम नहीं है, वो प्रोटीन सिर्फ हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में होती है, लेकिन वो जब काम करती है तो फिब्रिन के रूप में चेंज होकर काम करती है, और वो चेंज करता कौन है, आंसर इज हमारा थ्रोम्बिन। वो भी एक नई प्रोटीन है, मतलब एक प्रोटीन है जो उसे चेंज करने का काम करती है, तो वो है थ्रोम्बिन। अब ये है फिब्रिन, फिब्रिन से क्वेश्चन आता, तो फाइनली अगर पूछा जाए कि ब्लड क्लॉट करने में कौन सी प्रोटीन काम करती है, तो आंसर इज फिब्रिन। हेल्प करती है तो थ्रोम्बिन, ठीक है, हेल्प करती है तो फिब्रिनोजन, लेकिन कौन सी करती है, आंसर इज फिब्रिन। तो दिस प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द क्रिएटिंग अ suitable blood clot when a blood vessel is injured, the body
activate a series of clotting factors including fibrinogen, thrombin, convert fibrinogen into the fibrin, which then forms a sticky mesh and the trap platelets and blood cells creating a solid clot. जैसे चोट लगी और ब्लड कंटिन्यूसली बह रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक जाल बना देगी ये वाली प्रोटीन। कौन सी? फिब्रिन जो है, वो फिब्रिन जो प्रोटीन होती है वो इनसॉल्युबल होती है। देखो कोई भी, जैसे कोई भी ऐसी चीज है लिक्विड, उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी जो पूरी तरीके से घुल गई, सॉल्युबल हो गई, तो फिर वो जाल बना सकती है, वो किसी चीज को रोक सकती है? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल गई, सॉल्यूट हो गई। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज डालें जो पूरी तरीके से घुले नहीं, इनसॉल्युबल हो, तो फिर वो जाल बना देगी, और जाल बना देगी, अब वो हम इसको इम्प्योरिटीज उसकी रोक सकते हैं। यानी कि हम जाल के थ्रू क्या करते हैं, हमारा ब्लड क्लॉट बना देते हैं जाल में। जाल के थ्रू ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ब्लड क्लॉट बनने के बाद उस जगह पर ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इस अगर कंटिन्यूअसली आपका ब्लड बहता रहता है तो ये भी एक प्रकार का रोग है, डिजीज है, ठीक है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो क्लॉट बनना इज फाइन, ठीक है, लेकिन कब? जब आपकी चोट लगती है। लेकिन क्लॉट बनना इज नॉट फाइन जब बॉडी के अंदर की बात हो रही है, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी किसी ब्रेन की सेल में, आपकी किसी बॉडी की सेल में क्लॉट जो है वो बन जाए तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, और सर्कुलेशन अगर रुक जाएगा तो उससे भी आपकी डेथ हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग साबित होती हैं कि अगर बॉडी में चोट लगी है, कहीं इंजर्ड हुई है बॉडी, तो फिर ब्लड क्लॉट बनना इज ओके, है ना? क्यों? क्योंकि ब्लड को बहने से हमें फ्लो को रोकना है ना? लेकिन अगर बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बिना चोट लगे की बात हो रही है, तो फिर ब्लड क्लॉट बनना इज नॉट ओके, ठीक है। आगे देखिए, टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अच्छा देखो, ब्लड की, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो हम लोग जनरल पॉइंट्स देखते हैं, तो जनरल पॉइंट्स में हमने ब्लड के बारे में थोड़ी सी स्टडी की, लेकिन अब हम ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीजेस देखेंगे जो कि हमारे आमतौर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज मिलती है थैलेसीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया भी मिलता है, लेकिन थैलेसीमिया ज्यादातर पूछा जाता है। और कैसे होता है भाई? रेड ब्लड सेल्स की कमी से हो जाता है, या फिर रेड ब्लड सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उनमें कोई चेंज आ जाता है। जैसे सिकल सेल के लिए बोलते हैं कि जो आरबीसी है वो थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है। हसिया देखा है सबने? हसिया बहुत ही कॉमन है, जिससे सब्जी वब्जी गांव वगैरह में काटते थे, जो हमारे पुरानी जनरेशन थी वो सब्जी काटने के लिए क्या यूज करती थी? हसिया यूज करती थी, तो वो हसिया ऐसा होता था, ठीक है, उसी टाइप में ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए सिकल सिकल वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि सिकल जो होता है वो इस टाइप की आकृति होती है, ठीक है, एक औजार की आकृति इस टाइप की हो जाती है, तो ब्लड सेल्स का जो आकार है वो कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से उसका नाम सिकल सेल रखा गया है। थैलेसीमिया ऑब्वियस है कि हमारे ब्लड में आरबीसीज में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तो थैलेसीमिया हो जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो देखो, ल्यूकेमिया, ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है ल्यूकेमिया। अगर किसी को ल्यूकेमिया नामक डिजीज है तो वो ब्लड कैंसर में काउंट होती है, ठीक है, तो ब्लड कैंसर व्हाइट ब्लड सेल्स से रिलेट करता है, यानी ल्यूकेमिया। एंड प्लेटलेट्स की अगर डिजीज हम देखें तो सबसे ज्यादा थ्रोम्बोसाइटोपिया होता है। उसमें क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ब्लड क्लॉट की बात करी, सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुकने लगती है। हीमोफीलिया, देखो हीमोफीलिया का यहाँ पे जिक्र इसलिए कर दिया है क्योंकि हीमोफीलिया के लक्षण सेम होते हैं। हीमोफीलिया में भी अगर किसी को चोट लग जाएगी, अगर उस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है कि किसी चीज की कमी हो गई या किसी आकार में परिवर्तन हो गया, वो एक जेनेटिकली डिजीज है। जेनेटिक डिजीज क्या होती है कि जैसे आपकी पुरानी पीढ़ी में कोई डिजीज रही हो और वही आप में ट्रांसफर हो गई हो, ठीक है, तो वो जेनेटिक्स कहलाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हम यहाँ पे अभी पढ़ नहीं रहे, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम लोग अलग एक क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है वर्ड तो आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी चोट लगती है और ब्लड का फ्लो नहीं रुकता है, इस कंडीशन को भी हीमोफीलिया कहा जाता है। लेकिन वो किसी चीज की कमी से या किसी इंफेक्शन से उससे नहीं होता, वो किस चीज से होता है, वो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी पुरानी पीढ़ी में अगर आपकी किसी में भी ये समस्या रही होगी तो ही आपकी पीढ़ी में वो समस्या आएगी, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप में वो समस्या नहीं आई हो लेकिन आपकी आने वाली आगे की पीढ़ी में भी वो समस्या आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, भाई ब्लड की बात करी जाए, ग्रुप की बात ना करी जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। ब्लड ग्रुप को समझते हैं कैसे। ब्लड ग्रुप में छोटा सा चार्ट में यहाँ पे बता देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको।
ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी, ऐसे समझ लीजिए। तो जब ब्लड ग्रुप ए लेंगे तो एंटीजन उसमें भी ए आएगा। देखिए ब्लड ग्रुप जब ए लेंगे तो एंटीजन उसमें भी ए आएगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी आएगी। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो जो देखिए ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी आएगी, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो फिर एंटीजन बी आएगा लेकिन एंटीबॉडी ए आएगी। सेम चीज अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो एंटीजन तो हमारा बी आया लेकिन एंटीबॉडी हमारी ए आई, ठीक है, सेम चीज। फिर अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी वाले में एंटीजन ए बी ही होगा लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो दोनों ही प्रकार के, ए बी की बात कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार के एंटीजन मिल रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिल रही है, ठीक है। और सेम चीज अगर हम ग्रुप ओ की बात करेंगे तो ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है। तो किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं मिलता लेकिन ए और बी दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है किसमें, ग्रुप ओ में। लेकिन ये चार ग्रुप के अलावा हमने एक पांचवा ग्रुप भी यहाँ पे पढ़ना है जिसे कहते हैं बीबीजी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बीबीजी की जब हम बात करते हैं तो हम इसी चार्ट में देख लेते हैं, इसी चार्ट में समझ लेते हैं कि जब बीबीजी की हम बात करते हैं, जैसे ओ के बाद बीबीजी की बात करेंगे, यहाँ पे बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो याद रखिएगा जो एंटीजन वाला कॉलम है, जहां पर एंटीजन है, तो ओ वाले में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। ओ वाले ग्रुप में हमने देखा कि किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर एक एंटीबॉडी, एक ऐसे कह सकते हैं एच एंटीजन है ना, एच एक ना एक यहाँ पे ऐसे मान लो कि कुछ एक ऑर्गन नहीं सॉरी एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसे एच का नाम दिया गया, एच एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एच एंटीजन है वो एंटीजन में कन्वर्ट करता है। कैसे कि अगर मैं कहूं कि एच एंटीजन है और उसने ए एंटीजन बना दिया है तो सही है, अगर मैं कहूं एच एंटीजन ने बी एंटीजन बना दिया है तो भी सही है, अगर मैं कहूं एच एंटीजन ने ए बी एंटीजन बना दिया है तो भी बात सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ए एंटीजन भी मिल रहा है, बी एंटीजन भी मिल रहा है और ए बी एंटीजन भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं ओ वाले केस में कि इसने एच एंटीजन तो था लेकिन ए बी में कन्वर्ट नहीं किया, यानी किसी भी एंटीजन में कोई भी चीज कन्वर्ट ही नहीं की, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओ की जब हम बात करेंगे ओ वाले कॉलम में तो इसीलिए इसमें क्या ओ वाले कॉलम में इसीलिए इसमें देखो एंटीजन जो है वो है ही नहीं, क्योंकि एंटीजन एच ने कन्वर्ट ही नहीं किया, एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है, कुछ भी मान लीजिए, उसने एंटीजन ए में बी में ए बी में कन्वर्ट ही नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे केस हमें देखने को मिला ए बी वाला। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नेक्स्ट केस में यानी बीबीजी में एंटीजन ए तो कन्वर्ट छोड़ ही दो, कन्वर्ट हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसको कन्वर्ट होने के लिए एच एंटीजन होना भी तो चाहिए, तो जो एच था वो यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। तो जो हमारा, और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, मतलब 10,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति का मिलेगा, ये आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलता है बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखा। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि अगर हम ब्लड ग्रुप्स की मानव रक्त समूहों की बात करते हैं, खोज की किसने खोज की, तो हमारे साइंटिस्ट का नाम मिलता है कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में, ठीक है। उन्होंने पाया कि अलग अलग जो रक्त है, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का रक्त कोशिकाएं मिलती हैं और जब रक्त कोशिकाएं अलग अलग हो सकती हैं तो उनके रक्तों के प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह को दिया, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये वाला जो पूरा चार्ट है ये लैंडस्टीनर का ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं
कि एक और इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1937 में, जिन्होंने लैंडस्टीनर और उनके सहयोगियों ने उनको थोड़ा सा एक नया नजरिया दिया, नया सोच का तरीका दिया। उन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप सिर्फ यही 4 नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप 8 हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कैसे 8 हो सकते हैं, बताइए क्या कंसेप्ट लिया आपने इस चीज का। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उन्होंने कारण के बारे में पूछा कि भाई बताइए, कारण बताइए कि कौन से कारण से आप ये कह रहे हैं कि 4 की जगह 8 ब्लड ग्रुप बना दिए जाए। तो वो कारण उन्होंने दिया, एक बंदर जिसकी प्रजाति थी रेहेसिस, रेहेसिस नाम का एक बंदर था जिसकी प्रजाति रेहेसिस प्रजाति थी, उसको उन्होंने उसमें प्रयोग किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए और वहां से खोज निकाला आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर रेहेसिस उसका नाम था, इसीलिए उन्होंने जो फैक्टर की, जिस प्रोटीन की उसमें खोज की, उसको नाम उन्होंने दे दिया उस बंदर के प्रजाति के नाम पे आरएच, रेहेसिस से आरएच निकाल लिया। ठीक है, तो इस आरएच फैक्टर के नाम पे वजह से, कारण से उन्होंने 4 के 8 ब्लड ग्रुप्स कन्वर्ट कर दिए। अब देखो उन्होंने क्या क्या थीम दी उसकी, उन्होंने कहा कि जिसमें आरएच है उसको पॉजिटिव बना दो और जिसमें आरएच नहीं है उसको नेगेटिव बना दो, जिसमें आरएच नहीं है उसको नेगेटिव बना दो और जिसमें आरएच है उसको पॉजिटिव बना दो। तो देखो अगर हम कहें कि ए वाले में, जैसे आगे चल के बात कर लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं, हमने कहा कि जैसे ए वाले में आरएच फैक्टर है तो ए पॉजिटिव हो गया, हमने कहा ए में आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच प्रोटीन नहीं है तो ए नेगेटिव हो गया, हमने कहा ओ में है तो पॉजिटिव हो गया, ओ में नहीं है तो नेगेटिव हो गया, हमने कहा बी में है तो पॉजिटिव है, बी में नहीं है तो नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमने कहा ए बी में है तो पॉजिटिव है और ए बी में नहीं है तो वो नेगेटिव है। इस तरीके से 4 से 8 ब्लड ग्रुप की खोज हुई जो कि वीनर के द्वारा की गई। लैंडस्टीनर ने सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, वीनर ने 8 ब्लड ग्रुप्स की खोज की बेसिस ऑफ आरएच फैक्टर। अब देखो यहाँ पे डोनर और रिसीवर का चार्ट दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं डोनर रिसीवर की, तो सिंपल सा चार्ट हमारा कहता है कि ए वाला जो व्यक्ति है वो ए को और अपने आप को यानी कि और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, बी वाला व्यक्ति जो है वो बी को और ए बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लड देगा और ओ वाला जो व्यक्ति है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, यानी वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, हर एक प्रकार वाले को ब्लड दे सकता है। तो यहां से ये चार्ट निकला हमारा कि डोनर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा। रिसीवर का भी सेम चीज बोल सकते हैं कि भाई ए वाला किस किस से रिसीव कर सकता है, तो अपने आप से रिसीव कर सकता है और ए बी से रिसीव कर सकता है। ठीक है, सॉरी ए बी से नहीं, ओ से। यहां देख लो, अगर ए वाले की बात करेंगे तो ए से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा, बी वाले की बात करेंगे तो अपने आप से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा, ए बी वाले की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किससे, ए बी वाले से ही रिसीव, सॉरी ए बी वाला जो है वो सबसे रिसीव करेगा, ए बी वाला जो है वो सबसे रिसीव करेगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है हमारा ए बी वाला, और ओ वाला जो है वो सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा। यानी ओ वाला बंदा ले तो मतलब बहुत कम लोगों से सकता है, ए बी से भी थोड़ा बहुत ले सकता है, लेकिन रिसीव अगर डोनर देने की बात आए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, सबको दे सकता है। लेकिन अगर रिसीवर की बात आए तो ए बी वाला बंदा जो है वो, यहाँ पे देख लो, ए बी वाला जो बंदा है वो सिर्फ ए बी से ही रिसीव कर सकता है, सॉरी रिसीव नहीं, दे सकता है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब ले लो आप सबसे कि मतलब भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है और मुझे जरूरत है ब्लड की तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकती हूँ, मैं यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाऊंगी। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ, सारे लोगों को मैं यूनिवर्सल डोनर कहलाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको इसके समझ में आया हो ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग वो करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम आज हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम देखेंगे। ग्लैंड्स भी आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली। ठीक है, चलिए थैंक यू।